Evening and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आई विश सब लोग अच्छे होंगे, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको पढ़ना है प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर की प्रोसीड क्या होती है एंड इसके बाद इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के हिसाब से जो आपका सीसी एग्ज़ाम होता है। सो आपको इस बेस पे प्रिपरेशन करनी है कि आपकी एटलीस्ट 2 यूनिट्स आपको कवर करके जाना है एग्ज़ाम के बेस पे। तो इसमें आपको देखना है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर, इसके बाद प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर की प्रोसेस क्या होती है, प्रोसीड। सो इस वीडियो लेक्चर्स में आपको ब्रीफली देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट बनाए रखें। तो सबसे पहले जो पॉइंट होती है कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, आपको भी पता है कि जब किसी प्लांट को किसी प्लांट का कोई भी ऑर्गन जो जनरेशन यानी जनरेट होने की जिसमें कैपेसिटी होती है उसको लिया जाता है और इस ऑर्गन मीडियम पे ऐसे एक मतलब निमज्जित क्लच जिसको निमज्जीकृत कहते हैं उसमें यानी पोषक मीडियम पे न्यूट्रिएंट्स बाहर से देकर किसी प्लांट को ग्रो करवाया जाता है, किसी प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है, वो आपके टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ होता है ना प्लांट के, वो कलेक्शन आप जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं उनका कलेक्शन होता है, साथ ही ये कैलस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैलस बनाते हैं। और सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या कवर करना है कि पौधों के जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होता है, उसमें एक छोटा सा पीस, छोटा सा टुकड़ा होता है, उसके ऊपरी भाग से लिया जाता है। ऐसे प्लांट का कोई ऐसा पार्ट जिसमें जनरेशन की रिजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। जैसे आपको देखते हैं कि बॉडी के अंदर कहीं अगर चोट लग जाती है तो काफ़ी टाइम बाद वो घाव आपका सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो डेड सेल हो गई थी वहाँ पर एक नई सेल का प्रोडक्शन हो गया, नई सेल जनरेट हो गई। तो नई सेल ऐसे ही जनरेट हो जाती है जब एक बॉडी का कोई नया पार्ट आ जाता है, वहाँ पर सेल्स इकट्ठे हो जाती हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप छोटा सा टुकड़ा लेते हैं टिश्यू का, प्लांट का कोई टिश्यू होता है उसका छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसका कैसे लेते हैं, ऊपरी भाग से लेते हो। और एक जेली होता है, जेली जिसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक जेल हो गया, जेल में आपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स ऑर्गन्स प्लांट को बेसिकली पसंद होते हैं वो आप डालते हैं। सो उसमें आप देखते हैं कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड हार्मोन्स भी होते हैं, उसमें प्लांट को प्रोड्यूस करवाया जाता है, प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। अब इसमें हार्मोन्स जो पौधे होते हैं उसमें जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, तो कंटिन्यूसली डिवाइडेशन करते हैं, उसको विभाजित करते हैं ना। क्या होता है कि जब कोशिकाएं तेज़ी से विभाजित हो जाती हैं तो एक सेल के डिवीज़न के बाद, एक सेल डिवाइडेशन के बाद दूसरी सेल का फॉर्मेशन होता है। एक सेल नई सेल बनाती है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल ऐसे ही डिवाइडेड होती रहती हैं। तो ऐसे मिलकर एक बहुत सारी सेल का निर्माण कर लेती हैं और एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। एक जगह जब एकत्रित हो जाती, इसी को अपन कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। ठीक है, जब बहुत सारी सेल्स इकट्ठा कलेक्शन ऑफ सेल, इसी को आप कैलस कह सकते हैं। ठीक है, अब पहली प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट में जो कैलस होता है, लास्ट से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से उठाइए कैलस को, फिर पढ़िए कि अगर जो कैलस होता है, एक सेकेंड फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कलर ले लूँ। जो कैलस होता है एक जेली में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या किया जाता है? जेली में। पहली जेली में न्यूट्रिएंट्स होते थे जिसमें पोषक तत्व होते थे जो सेल को डिवाइड करने के लिए एक्साइटेड करता था कि चल अब ये सेल डिवाइड होगी, इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। ठीक है, एंड दूसरे में जब वो डिवाइड हो जाता है तो एक जेली में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें प्लांट को ग्रो करवाने वाले हार्मोन्स होते हैं। आपने हार्मोन्स तो पढ़े होंगे प्लांट को ग्रो करवाने वाले, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, एब्सिसिको एसिड हो गया। कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं एंड दूसरे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। अब जो कैलस होता है उसमें जड़ों को विकसित करने के लिए कैलस जो होता है, पहले कैलस बन गया ना, कैलस किसको विकसित, पहले जब कैलस बना तो सबसे पहले पॉइंट में आपने पढ़ा ना कि सेल डिवाइडेशन के लिए पहले हार्मोन्स डाले गए थे, पहले जो न्यूट्रिएंट्स डाले गए थे। लेकिन सेकेंड पॉइंट पे आप जेली ट्रांसफ़र करते हैं जिस जेली में, उसमें क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स आपकी जो प्लांट की रूट्स होती हैं उसको रूट्स को डेवलप करने, क्योंकि जब रूट बनती है ना, कहते हैं ना किसी चीज़ की जड़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर वो रूट्स बन गई ना तो पूरा प्लांट, आप समझ के चलिए कि पूरा प्लांट ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो वो आपकी जो रूट्स होती हैं उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड करते हैं। ये सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट रहा। थर्ड
थर्ड पॉइंट पे आ चुके हैं एंड सेकंड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ, आपका रिवीजन होते चलेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको न्यूट्रिएंट्स लेना है, जो पोषक तत्व जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के लिए ग्रोथ, जो सेल होते हैं ना, सेल को जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेना है। फर्स्ट में आप पोषक तत्व लेते हैं, सेकंड में आप हार्मोन्स लेते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो क्या करता है, चलिए बताइए, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो फर्स्ट पॉइंट पे आपका क्या करता है, सेल को डिवाइडेशन करने की कैपेसिटी रखता है। तो सेल डिवाइड जब होती है तो बहुत सारी सेल, एक सेल से क्योंकि 2 सेल बनती है और 2 से 4 सेल बनती है, तो ये सब सेल मिलके इकट्ठा टिश्यू बनाते हैं और ये यहाँ पे इसको कैलस कह सकते हैं प्लांट के लिए। तो जब कैलस जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट पे बनता है, लेकिन सेकंड में जब कैलस होता है उसको जब दूसरी जेली में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वही कैलस क्या करता है, वहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। तो जब ये हार्मोन बनते हैं तो प्लांट की रूट को, मतलब रूट जो होती है, प्लांट की जड़ें जो होती हैं, उनको ग्रोथ करवाने के लिए एक्साइटेड करता है, उत्तेजित करता है, ताकि अब रूट्स भी ग्रो हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं। आपको 2 पॉइंट और 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट है कि कैलस जो होता है, जिसमें जड़ें और तना होता है, क्या होता है, जड़ें और स्टेम्स होता है, मतलब छोटी प्लांटलेट के रूप में इसको भी अलग कर दिया जाता है। मतलब एक जब प्लांट हो जाता है उसमें रूट्स हो जाते हैं, स्टेम बन जाता है, तो इसको अलग कर देते हैं। और इस तरह कई छोटे छोटे पौधे केवल मूल पौधों की कोशिकाओं, यानी कि जो मूल पौधे होते हैं उनकी सेल्स या टिश्यू से उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई, ये टेक्निक बहुत ही इजी है। इससे क्या होता है कि जो टेक्निक है इसके बेनिफिट्स भी हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आप रोग मुक्त पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट में जो भी रोग हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाते हैं, जिससे काफ़ी जो प्लांट होता है डॉर्फ हो जाता है, और कभी कभी उसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, बहुत सारे फ्रूट्स नहीं आते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है, ओके। और एक बहुत छोटी क्वांटिटी पे या फिर बहुत छोटे मिनिमम टाइम पीरियड पे आप बहुत सारे प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। आपको चौथा पॉइंट आई होप समझ में आ चुका होगा। चुके हैं प्लांट के 5वें पॉइंट पे। जो 5वां पॉइंट है, उत्पादित जो प्लांटलेट होता है उसको बर्तन या मिट्टी में प्रत्यारोपित करते हैं। कभी आपने घर पे जो प्लांट गमले लगाए होंगे तो देखा होगा कि वो गमले जब आपकी सॉइल जब तक फर्टिल होती है, काफ़ी टाइम पीरियड के बाद आपके वो गमले क्या होते हैं, मतलब एक टाइम के बाद सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अगर सॉइल अच्छी होती है, उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स है, एलिमेंट्स हैं, वो यदि कंटिन्यूसली रह रहे हैं तो प्लांट काफ़ी टाइम, इसीलिए जो आप घर में प्लांट लगाते हैं उसकी जो सॉइल है उसको आप चेंज करते रहें, ताकि अगर आप प्लांट की जो सॉइल चेंज करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स अलग से आते रहते हैं और प्लांट ग्रो करता रहता है। तो ये 5वां पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। बात करते हैं टिश्यू ऑर्गन कल्चर की टेक्निक, जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से पॉइंट के थ्रू टिश्यू ऑर्गन कल्चर करवाया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं अनुप्रयोग की, एप्लीकेशंस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जो ऊतक संवर्धन होता है उसमें व्यावसायिक रूप से मूल्यवान पौधों को प्रसार और आनुवांशिकी सुधार के लिए एक तंत्र दिया गया है, यानी कि जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है। सेकेंड पॉइंट में टिश्यू कल्चर्स का यूज़ नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों की वृद्धि, यानी कि मेटाबॉलिक या फिर रिप्रोडक्शन और शरीर विज्ञान पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए भी किया गया है, ठीक है। तो ये भी सेकेंड पॉइंट हो गया, इनको आप नोट डाउन कर लें। थर्ड पॉइंट में उत्परिवर्तन की शुरुआत के लिए उत्परिवर्तनों को एकल कोशिका तरल संस्कृतियों में जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो भ्रूण आमतौर पर बीजों के अंदर जीवित नहीं रहते हैं, एम्ब्रियो जो होता है सीड्स के अंदर नहीं रहते, उसमें नए पौधे पैदा करने के लिए टिश्यू कल्चर में विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये संकरण जो अंतरावैश्य संकरण के लिए किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि दैहिक जो भ्रूण जनन के माध्यम से कृत्रिम बीजों का
बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो। अच्छे पॉइंट पे आते हैं कि भ्रूण आमतौर पर क्या देखते हैं, जनरली बीजों के अंदर जीवित नहीं रहते हैं। उनसे नए पौधा करने के लिए, पौधा जो नया प्लांट होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक को डेवलप किया जा सकता है। और इसका जो उपयोग होता है अंतर विशिष्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, उसके लिए भी। एंड दैहिक जो भ्रूण जनन के माध्यम से कृत्रिम बीजों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा सकता है। और इसके अलावा क्या होता है कि पौधों के जो ऊतक होती है उसकी कम मात्रा के साथ साथ बहुत कम समय में पौधे तैयार किए जा सकते हैं, वो भी बहुत सारे। जो सीड्स होते हैं पैदा करने के लिए आवश्यक जो पॉलिनेशन की कमी से भी कई जो प्लांट होते हैं उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी, एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। अगर किसी भी वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायर्ड है, MSc बॉटनी 4th सेम, मेरे फ्रेंड्स मुझे आकर DM कर सकती हैं, स्पेशली जो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है। एंड वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।